बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज यूज ऑफ मॉडल ऑर्गेनिजम्स इन जेनेटिक स्टडीज। हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे जिसको हम एज ए जेनेटिक टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जेनेटिक्स के अंदर हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है क्या? मॉडल ऑर्गेनिज्म होता क्या है? मॉडल ऑर्गेनिज्म एक ऐसी नॉन ह्यूमन स्पीशी होगी जिसको हम इस्तेमाल करेंगे स्टडी पर्पस के लिए, जिसको हम यूज करेंगे किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए, ठीक है, और मुख्तलिफ तरह की डिस्कवरीज जो है उस ऑर्गेनिज्म की मदद से करेंगे। अगर हम बात करें मॉडल ऑर्गेनिजम्स की, तो जेनेटिक्स के अंदर कई एक मॉडल ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज किए जाते हैं। जब मेंडल ने काम किया पाइसम सैटिवम के ऊपर, मटर के पौधों के ऊपर, तो उसने जो प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स उसने जो है वो सारे डिस्कवर किए, वो सारे के सारे अप्लाई हो रहे थे ह्यूमन के ऊपर भी और दूसरे लिविंग थिंग के ऊपर भी। ठीक है, तो एक लिविंग थिंग के अंदर उस फिनोमिनन को स्टडी करते हुए उसका कंपैरिजन किया गया दूसरे के साथ, और उस तरह से जो है वो सब के साथ कंपैरिजन में सब के अंदर उस काम को फिर देखते हुए ये हमारे पास जो है एक डिस्कवरीज जो है वो हुई। कोई भी ह्यूमन डिजीज है ना, तो उसको स्टडी करने के लिए अगर आप फौरी तौर पर ह्यूमन को ही ले लेंगे तो ह्यूमन को एज एन एक्सपेरिमेंट लेना फिजिबल नहीं है, अनइथिकल है। तो इसलिए जरूरी है कि फिर आप ह्यूमन की बजाय कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर लें जो ह्यूमन के साथ रिजेंबल कर रहा हो। ठीक है, यानी कि आप ह्यूमन डिजीजेस की स्टडी करने के लिए, ह्यूमंस के रिलेटेड स्टडी करने के लिए आप जो है ह्यूमन को एज एन एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो आप उसके लिए यूज नहीं कर सकते, फिजिबल नहीं है, अनइथिकल है। तो इसलिए जरूरी है कि फिर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर लिया जाए जो हो तो नॉन ह्यूमन लेकिन कुछ रिजेंबलेंस हो उसकी ह्यूमन जीनोम के साथ। ठीक है, तो इसके लिए कई एक ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं, हम वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हम बात करेंगे ड्रोसोफिला की, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, सिंड्रेला ऑफ द जेनेटिक्स, क्वीन ऑफ द जेनेटिक्स। सबसे ज्यादा काम, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल ऑर्गेनिज्म जेनेटिक्स के अंदर, दैट इज ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, थोड़ी सी उसकी बॉडी साइज पे, बॉडी की शेप में थोड़ी सी वेरिएशन है। तो ये आपके सामने दोनों जो है वो डायग्राम दिखाई गई है, मेल की भी और फीमेल की भी ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला कॉमनली हम इसको फ्रूट फ्लाई के नेम से जानते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो है ये स्पॉइल्ड फ्रूट के ऊपर, बनाना के ऊपर फीड करती है, छोटा सा इंसेक्ट है ये, और तो तकरीबन 100 साल से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर। इसको लेबॉर्ट्री में हैंडल करना इजी है, बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर जब आप इसको लेबॉर्ट्री के अंदर ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर में ग्रो करवा सकते हैं। और इसकी डाइट सिंपल है। ठीक है, फ्लाई की बायोलॉजी के मतलब अच्छा खासा डाटा हमारे पास है, इसका लाइफ साइकिल, इसका जीनोम की स्टडी सारा वो कुछ हो चुका हुआ है। लाइफ साइकिल इसका शॉर्ट है, जस्ट अबाउट 2 वीक्स, और इसमें बहुत ज्यादा जो है वो प्रोसेस हम सेटअप कर सकते हैं ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला के अंदर लार्जर क्रोमोसोम भी हैं। ठीक है, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें पॉलीटिन क्रोमोसोम है जिसके ऊपर प्रॉपर बेंडिंग हुई हुई है, जो कि जीन मैपिंग के अंदर आसानी का सबब बनती है। इसके म्यूटेंट्स अवेलेबल हैं, जीन्स में म्यूटेशन आती है और म्यूटेंट फ्लाइज अवेलेबल हैं।
और जो न्यू म्यूटेशंस हैं उनको आसानी से देखा जा सकता है और न्यू म्यूटेशंस आसानी से प्रोड्यूस की जा सकती हैं किसी भी केमिकल की वजह से, रेडिएशन की वजह से। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें तो वो जो म्यूटेंट्स हैं ड्रोसोफिला के अंदर वो कैसे रिकवर हो रहे हैं, उसकी जेनेटिक बेसिस को इस्तेमाल करते हुए, बायोलॉजिकल प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए उसको रिलेट किया गया ह्यूमन के साथ भी कि ह्यूमन के अंदर अगर म्यूटेशंस हैं तो वो कैसे इन्वर्स हो सकती हैं, वो कैसे रिकवर हो सकती हैं। तो फ्रूट फ्लाई की ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ अगर हम रिलेट करें, ठीक है, तो रिमार्केबल कंजर्वेशन अमंग द जीन्स है विद डिफरेंट एनिमल, ह्यूमन के साथ भी और कुछ दूसरे एनिमल्स के साथ भी रिजेम्बलेंस है। ये आपके सामने एक पॉलीटिन क्रोमोसोम दिखाया गया है और इसमें ये बेंडिंग आपको जो है वो नजर आ रही होगी। ये ड्रोसोफिला का पॉलीटिन क्रोमोसोम, उसके अंदर जो है वो प्रॉपर बेंडिंग पैटर्न्स जो है वो दिखाई दिए जाते हैं। ड्रोसोफिला का जो जीनोम है वो 2001 में उसकी सीक्वेंसिंग की गई थी। 2001 के अंदर जो है वो जीनोम सीक्वेंस हो चुका हुआ था और इसके जीनोम में 165 मिलियन बेस पेयर्स मौजूद, ठीक है, और भी तकरीबन 14,000 जीन्स इसमें जो है वो मौजूद है। अब अगर हम बात करें इसकी ह्यूमन जीनोम के साथ, ह्यूमन जीन के साथ क्लोजनेस को, तो फिर ह्यूमन जीन के साथ जो है वो क्लोज हैं चूंकि, तो फंक्शंस को स्टडी करते हुए हम प्रॉपर इफेक्टिव ड्रग्स अगेंस्ट देयर डिजीजेस जो जेनेटिक बेसिस पे हैं उसको बना सकते हैं और उसके एक्सपेरिमेंटेशन भी इनके ऊपर कर सकते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो फ्लाई के अंदर डेवलपमेंटल म्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हुए ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर म्यूटेशंस को स्टडी किया जा रहा है इस पर ड्रोसोफिला को इस्तेमाल करते हुए। एक और एनिमल माइस, दैट इज डिमस मस्कुलस, ये मोस्ट क्लोजली रिलेटेड एनिमल है ह्यूमन के साथ, ठीक है, सेम साइज का जीनोम है ह्यूमन जितना, तकरीबन सेम नंबर ऑफ जीन है, ठीक है, और अगर हम बात करें तो कंजर्व्ड जीन ऑर्डर, ठीक है, इनके सिम्पनी ये बहुत ज्यादा इसके अंदर है। मोस्ट ऑफ ह्यूमन जीन उसके माउस के साथ काउंटर पार्ट्स हैं, सेम जीन्स माउस में भी हैं और उसके फंक्शंस भी और सेम ह्यूमन में भी हैं। तो इसका मतलब है ह्यूमन के अंदर अगर कोई म्यूटेशन की वजह से डिजीज कॉज हुई है तो वैसी ही म्यूटेशन से माइस में भी डिजीज कॉज हो सकती है। और इस तरह से म्यूटेशन कॉज करते हुए और उनकी जो है वो फिर एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ट्रीटमेंट करते हुए जो है वो माइस के अंदर बहुत सारी म्यूटेशनल डिजीजेस की जो है वो म्यूटेशन की वजह से डिजीजेस की जो हो रही हैं उनकी स्टडी की जा चुकी है। जो इम्यून सिस्टम के जीन्स हैं दैट शो वेरी सिमिलैरिटी विद ह्यूमन, माइस स्मॉल हैं, मेंटेनेंस में आसान है, लेबोरेटरी में आसानी से ग्रो करवाए जा सकते हैं और शॉर्ट ब्रीडिंग साइकिल है। इसकी वजह से ये आसानी से जो है वो इसको एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो माइस हैं ये अगर हम बात करें तो 15 से 20 ऑफस्प्रिंग पर लीटर, ठीक है, यानी कि एक दफा में 15 से 20 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं और हर महीने, ठीक है। बहुत सारे म्यूटेंट्स जो है वो इसके अंदर अवेलेबल हैं माइस में। जो ट्रांसजेनिक माइस हैं उनको बनाया जा चुका हुआ जीन ऑफ इंटरेस्ट है उनके अंदर जो है वो एंटर करते हुए, और एग्जैक्ट रेप्लिकास जो है वो खास तौर पर जेनेटिक डिफेक्ट्स जो ह्यूमन डिजीजेस हैं उनके जेनेटिक डिफेक्ट्स वैसे ही रेप्लिका माइस के अंदर बनाना पॉसिबल है। माइस के अलावा एक और मॉडल ऑर्गेनिज्म जो यूज किया जाता है दैट इज रैट, ठीक है। इसको ज्यादातर टॉक्सिकोलॉजी के अंदर और न्यूरोलॉजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो चूंकि इसके ऑर्गन्स बड़े हैं और सब ऑर्गेनल्स जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़ी हैं माउस की, तो माइस की निस्बत बड़ा है रैट की निस्बत, तो उनसे ये निस्बतन बड़े ऑर्गन्स हैं, तो इसलिए इनको ज़रा स्टडी करना, सेल की कल्चरिंग करना वो ज़्यादा आसान है।
प्लांट्स के रेफरेंस से देखें तो प्लांट्स में एक प्लांट अरेबिडोप्सिस, ठीक है, थैलीक्रैस के नेम से इसको जानते हैं, अरेबिडोप्सिस थैलियाना, इसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ रिसर्च टूल इन जेनेटिक्स। ठीक है, तो प्लांट्स में प्लांट्स के ट्रेड्स को स्टडी करने के लिए सबसे पॉपुलर टूल है ये, खास तौर पर मोलेकुलर बायोलॉजी। ठीक है, तो फ्लावरिंग, डेवलपमेंट और लाइट सेंसिंग के हवाले से इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं। ठीक है, ना सिर्फ जेनेटिक्स में इसका इस्तेमाल बल्कि एवोल्यूशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, प्लांट डेवलपमेंट, सब के लिए ये एक मॉडल प्लांट के तौर पर है। जीन मैपिंग और सीक्वेंसिंग के लिए मॉडल है। 5 क्रोमोसोम है इसमें, और पौधों में से सबसे छोटे जीनोम रखने वाले पौधों में से ये एक। ठीक है, स्मॉल जीनोम है लेकिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विद 135 मेगा बेस पेयर्स, कितना बड़ा जो इसका जीनोम है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी में ज्यादा है। अरेबिडोप्सिस जो है ये पहला प्लांट जीनोम है जिसकी सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। इसके अलावा एक और एनिमल हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ज़ेब्रा फिश। ये जो ज़ेब्रा फिश है ये भी एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है वर्टिब्रेट्स में से। फ्रॉग की तरह जो ज़ेब्रा फिश एम्ब्रियो है वो भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट शो करते हैं। ज़ेब्रा फिश की डेवलपमेंट जो है फ्रॉग की निस्बत भी ज्यादा रैपिड है। इसका एम्ब्रियो भी सिंपल है, उससे ट्रांसपेरेंट है। माउस की तरह जो ज़ेब्रा फिश है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें भी जेनेटिक एनालिसिस जो है वो देखी गई है और की गई है, और इसका जनरेशन टाइम जो है वो 2 से 3 महीने है ज़ेब्रा फिश का। ज़ेब्रा फिश माइस की निस्बत स्मॉलर है। ठीक है, और थोड़े टाइम में ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। पर वीक 200 के करीब एग ले करती है, जबकि माउस जो है वो पर लेटर 15 एम्ब्रियो बनाता है 21 डेज में। तो ये उससे कहीं ज्यादा इसके डेवलपमेंट है। बहुत ज्यादा पैमाने पे म्यूटेशंस जो है वो इनके अंदर देखी गई हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर, खास तौर पर डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जीन ट्रांसफरिंग ज़ेब्रा फिश में ये भी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये की गई है। ठीक है, ज़ेब्रा फिश के डेंस जेनेटिक मैप वो जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और इसकी कंपैरिजन फिर ह्यूमन जीन के साथ वो जो है वो यूजफुल है। ह्यूमन जीनोम और ज़ेब्रा फिश के दरमियान भी सिमिलैरिटी है, खासतौर पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है और उसमें जो डिजीज जीन्स हैं वो ज़ेब्रा फिश के जो है वो जीन्स के साथ काउंटर पार्ट करते हैं। ज़ेब्रा फिश का जो जीनोम है वो 1700 मिलियन बेस पेयर्स पर मुश्तमिल है लेंथ में, एंड दैट इज अबाउट द हाफ साइज ऑफ ह्यूमन जीनोम। नंबर ऑफ ज़ेब्रा फिश म्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो चुके हुए हैं, और वो गुड मॉडल है ह्यूमन डिजीजेस की स्टडी के लिए। खास तौर पर जो है एल्जीमर डिजीज है, कई एक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है बाय बर्थ, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, किडनी के अगेंस्ट ज्यादा सिस्ट बन जाती है, और कैंसर के अगेंस्ट। एक और मॉडल ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यीस्ट। यीस्ट जो है ये भी एक वाइड स्प्रेड जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे सेल्स की तरह ही न्यूक्लियस मौजूद है, क्रोमोसोम मौजूद है, यानी कि यूकैरियोट है, और यीस्ट का जीनोम वो तकरीबन 12 मिलियन बेस पेयर पर मुश्तमिल है, और को तकरीबन 6000 जीन्स उसमें मौजूद हैं। लेकिन एक चीज के 20% ऑफ ह्यूमन डिजीजेस जीन्स हैव काउंटर पार्ट इन यीस्ट। ठीक हो गया, तो इसमें सेलुलर प्रोसेसेस के अंदर डिसरप्शन की वजह से कई एक जो डिजीज होती हैं, या डीएनए रिपेयरिंग के दौरान या सेल डिवीजन के दौरान,
ठीक है, या कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन के दौरान, वो हम सारी स्टडी कर सकते हैं इसमें। नई ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, ये यीस्ट बेस्ट है। यीस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो इसका जो जीनोम है 1997 में जो है वो उसकी स्टडी की गई, 1997, ठीक है, और कोई तकरीबन 6000 के करीब जो जीन है वो इसके अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है, 6000 के करीब जो है वो इसमें जो जीन है वो इसके अंदर मौजूद थे। और मेन इसमें जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, दैट वाज द सैक्रोमाइसिस जीनोम डिलीशन प्रोजेक्ट। इसमें कोशिश की गई थी कि यीस्ट के अंदर म्यूटेशंस पैदा करते हुए तो तकरीबन 6000 म्यूटेंट जीन्स प्रोड्यूस किए गए। एक और मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर हम यहाँ पर जो है वो लेंगे इकोलाई को, एस्क्रिशिया कोलाई को, जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया कोलोन के अंदर मौजूद है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, मोस्ट वाइड स्प्रेड जो है वो यूज्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बेस्ट स्टडी है इसमें फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में से। लेबोरेटरी के अंदर जो है वो इसको आसानी से कल्चर किया जा सकता है, ग्रो करवाया जा सकता है, इसकी मोलेकुलर लेवल पे स्टडी की जा सकती है, और कोई तकरीबन पिछले 60 सालों से जो है वो इसकी स्टडी हो रही है। सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है प्रोकैरियोटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म, दैट इज द ई कोलाई। बायोटेक्नोलॉजी में भी, माइक्रोबायोलॉजी में भी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड जो इसमें काफी सारा इसका जो यूज है वहां पर होस्ट के तौर पर है। इकोलाई को सबसे पहले 1946 के अंदर जो है वो यूज किया गया था, इसके बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन प्रोसेस को स्टडी करते हुए एक मॉडल बैक्टीरियम के तौर पर इकोलाई को, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन के लिए ये अब भी प्राइमरी मॉडल ही है। जेनेटिक्स में जो फेज स्टडी है, जो बैक्टीरियोफेजेस वगैरह की स्टडी, उसके लिए भी मॉडल है। इसका जो कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस किया गया था दैट वाज 1997, और पहला ये ऑर्गेनिज्म है जिसका कंप्लीट सीक्वेंस है वो स्टडी किया गया था, सीक्वेंस किया गया था, ठीक है। तो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और उसके अलावा कई जो है वो प्रोटीन्स, हेट्रोलोगस प्रोटीन्स बनाने में इसका जो है वो रोल है, फर्स्टाइल है, ये बना रही है प्रोटीन, वैक्सीन प्रोडक्शन में, बायो रेमिडिएशन में, बायोफ्यूल प्रोडक्शन में, ठीक है, इसके अंदर जो है वो इसका रोल है, और इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स बनाने में इसका रोल है। उसके बाद एक और मॉडल ऑर्गेनिज्म डिस्कस करते हैं, दैट इज द चिकन, दैट इज द फाउल, ठीक है, गैलिस गैलस। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है बर्ड्स में से, ठीक है, बर्ड्स में से, और इसका जीनोम को तकरीबन 1500 मिलियन बेस पर मुश्तमिल है। इसका जो ब्रीडिंग साइकिल है वो लॉन्ग है, तो इसलिए ये थोड़ा सा लार्ज स्केल पे इसको लेके आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये टाइम बढ़ा लेगा। डेवलपमेंटल स्टडीज के लिए ये आइडियल है, क्योंकि ये भी एमनियोटिक एग है, ठीक है। तो इसमें एमनियोटिक एग के अंदर जो है वो ग्राफ्टिंग वगैरह वो इसमें आसानी से जो है वो स्टडी की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें जेनेटिक इम्यूनेबिलिटी विद ह्यूमन को इतनी ज्यादा वो फेवरेबल जो है वो बात है। अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग, ज़िनोपस, ज़िनोपस, ज़िनोपस के हवाले से अगर हम बात करें तो ये भी एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है एम्फीबियंस में से, कुछ 1500 मिलियन बेस पेयर्स इसमें जो है वो मौजूद है। ज़िनोपस लार्ज नंबर में एग ले करता है, लेकिन ब्रीडिंग साइकिल इसका लार्ज है, तकरीबन 4 महीने के करीब है, और फ्यू वेल कैरेक्टराइज्ड म्यूटेंट्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ये टेट्राप्लॉइड है, जिसकी वजह से ये डिप्लॉइड के साथ कंपैरिजन में हम इसको नहीं ला पाते, ठीक है। तो जो मोस्ट वर्टिब्रेट्स हैं और ह्यूमन है वो चूंकि डिप्लॉइड है, लेकिन ये टेट्राप्लॉइड है, तो इसलिए जो है वो इसकी स्टडी उनके साथ रिलेट करके वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सिनोरैबिडिटीज,
ये जो सिनोरैबिडिटीज है दैट इज अ नीमाटोड, और सॉइल ड्वेलिंग नीमाटोड है, ये 1 मिलीमीटर लेंथ में होता है, बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है। दूसरा बड़ा ये मॉडल ऑर्गेनिज्म, पहला ड्रोसोफिला, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में से जो नीमाटोड है, ठीक है, ये वाला, इसको 1963 में सबसे पहले जो है वो सिनोरैबिडिटीज को जो है वो यूज किया गया था। सिनोरैबिडिटीज एलिगेनस सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एग्जिस्टेंस में, जिसमें कुछ तकरीबन 1000 सोमैटिक सेल से कुछ ज्यादा है। नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको ह्यूमन के साथ जब इसके कुछ करेक्टर्स जब शेयर हो रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से सेल टाइप्स हैं और कौन सी फंक्शनिंग है, उसके लिए ये स्टडी बेस्ट है। माइक्रोब की तरह ही इसको हैंडल किया जाता है, ठीक है, थोड़ी ही जगह पर बहुत ज़्यादा मिकदार में ये ह्यूमन्स ग्रो करवाए जा सकते हैं, और इसका लाइफ साइकिल भी सिर्फ 2 हफ्तों जितना है। तो सबसे पहले 1963 में इसको यूज किया गया था एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद अब तक इसका जो है वो इस्तेमाल जारी है। म्यूटेंट भी प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर, और वो जो म्यूटेंट हैं बड़ी आसानी से प्रोड्यूस होते हैं, जीन फंक्शनिंग वगैरह उसको भी हम आसानी से इसमें जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इसका जीनोम 97 मिलियन बेस पेयर पर मुश्तमिल है, और लेंथ में तकरीबन 20,000 जीन पर मुश्तमिल है। इसमें अगर हम बात करें तो ये यूजफुल मॉडल है ह्यूमन डिजीजेज में, ठीक है, जैसे इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे वो फुली कंजर्व्ड है बिटवीन द ह्यूमन एंड नीमाटोड। तो इसका मतलब है कि अगर इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे में कोई म्यूटेंट आती है, तो वैसा ही म्यूटेंट वहां हम स्टडी करते हुए हम टाइप 2 डायबिटीज का जो है वो ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं। एक और मॉडर्न एनिमल दैट इज द जापानीज पफर फिश। जो पफर फिश है ये वर्टिब्रेट्स में सबसे छोटे जीनोम वाला मॉडल ऑर्गेनिज्म है, जिसमें तकरीबन 400 मिलियन बेस पेयर मौजूद होती हैं। ज़ेब्रा फिश के जीनोम का ये 25% रिप्रेजेंट करती हैं, और ह्यूमन जो है जीनोम का 10 से 15% ये रिप्रेजेंट करती है। जीन्स जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट है पफर फिश के अंदर। स्मॉलर इंट्रॉन्स हैं, डीएनए में स्पेस नहीं है, लेस स्पेसर डीएनए है, बिटवीन द जीन इतनी स्पेस नहीं है, और रिपीटेटिव डीएनए इसमें मौजूद ही नहीं है तकरीबन। तो पफर फिश है उसका जीनोम 2002 में जो है वो स्टडी किया गया था, और ये सेकंड वर्टिब्रेट है जिसका जीनोम स्टडी किया जा चुका हुआ है। जो फर्स्ट वन था दैट वाज द ह्यूमन जीनोम अमंग द वर्टिब्रेट्स। दैट इज अबाउट द मॉडल ऑर्गेनिज्म। इनसे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, दोनों एड्रेस आपके सामने। अल्लाह।